अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको हम देखेंगे, जो कि एमपीटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको एक दफ़ा ज़हन-नशीन कर लें। बेसिक जितने फार्मूलाज हैं वो इस फाइल के अंदर कंपाइल हुए हुए हैं, उनको गो थ्रू कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों का एमपीटी अच्छा हो जाएगा। बेसिक नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 2 3 होते हैं। देन हमारे पास होल नंबर होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। देन ऑड नंबर्स आते हैं हमारे पास जो 1 3 5 7 होते हैं। इवन नंबर्स आते हैं जो कि 2 के टेबल पे जाते हैं हमारे पास। प्राइम नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल पर जाते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, जो कि आया भी हुआ है पास्ट पेपर्स में, कि प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं मैक्सिमम। तो उसका राइट आंसर होता है कि प्राइम फैक्टर्स के मैक्सिमम हमेशा सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं आपके पास। ठीक हो गया। उसके बाद है आपके पास कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स जो अपने और 1 के टेबल के अलावा किसी और टेबल पे चले जाते होते हैं। देन इंटीजर्स जो 0 1 2 प्लस माइनस तमाम इसके अंदर इंक्लूड होते हैं हमारे पास। रैशनल नंबर वो नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में आप लिखते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग से मुराद ये है कि अगर आप उन फ्रैक्शंस को डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर 0 आ जाए। एक केस ये है, उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। और एक केस ये है कि अगर आपने उसको डिवाइड किया और डिवाइड करके आपका आंसर 0 नहीं आया, लेकिन फ्रैक्शन में वो नंबर रिपीट होता जा रहा है आपका, जैसे 3.3333। या एक पैटर्न ये हो सकता है, या एक पैटर्न ये हो सकता है कि वो 2 या 3 नंबर्स के बाद अपना पैटर्न रिपीट कर दे। ठीक है, तो वो भी किस कैटेगरी में आते हैं हमारे पास? रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ओके। और इसमें एक बात और, कि जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। इसके ऑपोजिट आते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब जो कि चलते जाते हैं, लेकिन इनकी स्पेशलिटी क्या है कि ये नॉन रिपीटिंग होते हैं, कोई पैटर्न फॉलो नहीं है करते ये। रैशनल और इरेशनल को बनाएंगे तो हमारे पास बन जाते हैं रियल नंबर। सबसे बड़ा सेट जो हमारे पास होता है मैथ्स में, उनको कहते हैं हम लोग रियल नंबर्स। इसमें तमाम नंबर्स आ जाएंगे, प्लस माइनस इंटीजर्स, ईच एंड एवरीथिंग इन्वॉल्व इन इट। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने जो बेसिक है हमारा, एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एलसीएम हमारे पास होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। जब भी आपने एलसीएम का कोई क्वेश्चन आया है और आपको पता चल गया वो एलसीएम है, तो आपने क्या करना है कि आपने तमाम उन नंबर्स को एक साथ लिख लेना है। ठीक है, एक साथ लिख के उनको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, लेकिन अगर आपका एचसीएफ का आएगा तो उसमें आपने एक साथ नहीं लिखना, उनको आपने अलग अलग करके लिखकर उनके फैक्टर्स बनाकर, और तो फिर उसमें से जो सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल होगा वो चूज कर लेंगे। ठीक है, एलसीएम में आपने तीनों को साथ लिख के कर लेना है, और एचसीएफ में अलग अलग करेंगे। और जो दोनों में हमारे पास, जो तीनों में जो कॉमन होगा, हो सकता है कि 2 कॉमन निकले, लेकिन आपने वो सिलेक्ट करना होगा कॉमन जो कि क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक। उसके बाद अगर हमारे पास वो 2 नंबर दे दे और कहे कि एलसीएम भी दे दे एक, और कहे कि जी एचसीएफ निकालें, हमारे पास ये फार्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, अगर वो कोई एक भी नंबर आपको फाइंड आउट करने के लिए दे देता है, चाहे वो फर्स्ट नंबर हो चाहे वो सेकंड नंबर हो, तो हमने क्या करना है उसमें कि हमने वैल्यू पुट कर देनी है एलसीएम या एचसीएफ की, ये इक्वेशन बना के, फार्मूला बना के। ठीक हो गया, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ। इन चारों में से वो कोई एक आपको अननाउन दे देगा। ठीक हो गया, जो वो आपको अननाउन दे देगा, बाकी तमाम की वैल्यूज पुट कर दे, उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास चौथे की वैल्यू निकल आएगी। ठीक।
उसके बाद आपके पास होता है परसेंटेज फार्मूला। परसेंटेज मालूम करनी होती है। अगर तो आपको उसने कोई डेसिमल दिया, कोई नंबर दिया कि इसकी परसेंटेज बताओ, तो आपने सिंपल क्या करना है, अगर कोई नंबर सिंपल नंबर आया हुआ है तो आपने उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है। जो एक्चुअली में जो डिवाइड वाला होता है ना, वो बना देता है आपके पास परसेंटेज साइन। ठीक है। बाकी वाले को आप सॉल्व करेंगे तो आपका उस नंबर की परसेंटेज निकल आएगी। ये सबसे आसान तरीका है परसेंटेज किसी भी नंबर का मालूम करने के लिए। ये तो आपने निकाली परसेंटेज। अगर यहां आपका आ जाए परसेंटेज चेंज फार्मूला, वैसे ही क्वेश्चन कीजिएगा जैसे कि आपको बताए हुए थे कि जब भी आपके पास परसेंटेज चेंज का आएगा तो आपने चेंज निकाल के चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100 लगाओगे तो आपके पास वहां परसेंटेज चेंज निकल आएगी। ठीक है। इसके साथ आपके पास प्रॉफिट लॉस के फार्मूलाज होते हैं। प्रॉफिट लॉस के फार्मूलाज हमारे पास, अगर प्रॉफिट लॉस का फार्मूला है तो प्रॉफिट कब निकलता है कि आपके पास अगर सेल प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो तो हम क्या करते हैं कि सेल माइनस कॉस्ट प्राइस कर देते हैं। ठीक है। दूसरा आपका लॉस का फार्मूला है, अगर आपके पास सेल प्राइस कम है, मतलब कि मैंने चीज कम में बेची है और कॉस्ट प्राइस क्या है, ज्यादा होगी जो कि मैंने खरीदी थी, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। अगर यहाँ वो आपको प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दे दे, का फार्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। प्लीज यहाँ ये जहन में रखिएगा कि आपने डिवाइड कॉस्ट प्राइस से करना है। ठीक है। सेल प्राइस पे डिपेंडेंट नहीं है हमारा प्रॉफिट या लॉस, कॉस्ट प्राइस पे डिपेंडेंट होता है कि जो चीज खरीदी वो ज्यादा की बेची गई या कम की बेची गई। ठीक हो गया बात। उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंटली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है हमारे पास, कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर, जो के नंबर है हमारे पास, अगर उनकी बेस सेम है, उस नंबर की अगर बेस सेम है और नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं। और अगर आपके पास ऐसा हो कि नंबर्स आपके पास बेस सेम हो लेकिन जो नंबर्स है वो आपस में क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। अगर ऐसा हो कि आपके पास पावर ऑफ सेम हो जाए लेकिन जो नीचे वाले नंबर्स हैं आपके वो डिफरेंट हो, तो हम क्या करेंगे, इन दैट केस नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर आपकी वही सेम रहेगी। मल्टीप्लाई के केस में आप मल्टीप्लाई कर दोगे और डिवाइड के केस में आप उन नंबर्स को आपस में डिवाइड कर दोगे। उसके बाद हमारे पास एक और बात आती है कि जब भी हम किसी भी चीज की पावर है, इसका मतलब है कि आपने उन दोनों जो पावर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद अगली बात, आपके पास किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा हमेशा 1 होता है। ठीक है। किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड डिस्टेंस फार्मूलाज। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। जब वो एवरेज स्पीड करे तो एवरेज स्पीड के आपके पास दो मेन फार्मूला ये बने। अगर तो आप एवरेज स्पीड देख रहे हो कि उसमें डिस्टेंस जो है वो सेम है, अगर एवरेज स्पीड में अगर डिस्टेंस सेम है तो फार्मूला क्या होगा, अगर दो स्पीड्स गिवन है S1 S2 S1 प्लस S2। ठीक है। अगर ऐसा हो कि वहां उसने अगर 3 स्पीड्स आपको दी हुई हो तो उसमें जो फार्मूला बनता है वो मैं यहां साथ बता देती हूं। वो बन जाएगा, अगर 3 स्पीड्स दी हुई हैं 3S1 इंटू S2 इंटू S3, पहले दो को कर ले S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S1 और S3। ये तब होगा जब आपके पास 3 स्पीड्स होंगी और डिस्टेंस क्या होगा,
सेम होगा। डिस्टेंस की बात की हो लेकिन वहां उसने जो टाइम आपको जो दिया हो वो सेम बताया हुआ हो, उस टाइम पे आपकी जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज स्पीड के बाद आपके पास है अलजेब्राइक फार्मूलाज। अलजेब्राइक फार्मूलाज पे जाने से पहले थोड़ा सा यहां बताते चलूं कि अलजेब्रा में आपके पास टर्म्स क्या होती हैं, बेसिक टर्म्स। अलजेब्रा में जो बेसिक टर्म्स होती हैं, अगर मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ, एक्स होगा हमारे पास वेरिएबल। वेरिएबल से पहले जो नंबर होता है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, और जो वेरिएबल की पावर होती है, जो वेरिएबल के ऊपर लिखा होता है, उसको पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा है कि जहां उसने पूरी इक्वेशन लिखी हुई है, लेट्स सपोज पूरी इक्वेशन है आपके पास सेम, तो आपने इसमें देखना है कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है। जो x की हाईएस्ट पावर होगी वो उस इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। उसकी डिग्री के ऊपर उसने 3-4 टाइप्स बना दी हैं। अगर तो उसकी डिग्री जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है तो उसको कहते हैं लीनियर। अगर जो उसकी डिग्री 2 है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अगर उसकी 3 है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक, और अगर उसकी 4 है तो उसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। इसमें पहले 3 आपके ज्यादा यूज हो सकते हैं, बट इन द वर्स्ट केस सिनेरियो मैंने 5 के 5 लिख दिए आपको, ताकि आपको आइडिया थोड़ा बहुत रह जाए। अलजेब्राइक के बाद हमारे पास कुछ वर्क टाइम रिलेशन फार्मूलाज भी आते हैं। अगर वो लिख देता है कि 2 बंदों की बात कर रहा है कि उन्होंने इकट्ठे काम किया, जब भी 2 बंदों ने अगर इकट्ठे काम कर रहे हैं तो उसका फार्मूला होगा x इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ये आपके पास वर्क टुगेदर का फार्मूला है। लेकिन अगर उसने हमें डेज वर्क टाइम, 3 चीजों का कंपैरिजन आ गया है, टाइम एफिशिएंसी भी है, वर्क एफिशिएंसी भी है और डेज भी हैं, उस टाइम आपने क्या करना है कि आपके पास फार्मूला होता है M1 T1 D1 डिवाइड बाय W1, M2 T2 D2 डिवाइड बाय W2। यहां पर आपके पास M1 मैन होंगे, T1 टाइम होगा और D1 डेज और W1 वर्क। सिमिलरली M2 मैन, T टाइम, D डे और W वर्क। ऐसा भी हो सकता है, यहां पे मेरे पास अब देखिए 4 इंडिकेटर्स हैं। आप ऐसा भी कर सकता है वो अपने क्वेश्चन में उसने अगर यहाँ एक इंडिकेटर मिसिंग कर दिया है, मतलब उसने हमें मैन नहीं दिया, तो आप क्या करोगे कि आप उसको सिंपली जो जो इंडिकेटर मिसिंग है आप उसको वहां से मिस कर दो। वर्क टाइम रिलेशन के बाद हमारे पास कुछ इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस भी बेसिक। जब भी इनहेरिटेंस की क्वेश्चंस में की बात है तो इनहेरिटेंस में जब भी आपको किसी की टोटल अमाउंट दी हुई है जो कि उसके बकाया जात होंगे, उसमें सबसे पहले हम उसका पे डेप्थ निकालते हैं, मतलब उसका कर्जा, एंड उसका बुरियल एक्सपेंस निकालते हैं, मतलब जो दफनाने का आता है। वो दे देने के बाद जो रकम बकाया बच जाती है उसको हम उनके जो हेयर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात एमसीक्यूज के वाइज ध्यान में रखना जरूरी है। अगर तो हमारे पास हस्बैंड की डेथ हो रही है तो विडो का हिस्सा होगा 1/8 इफ शी हैज चिल्ड्रन, एंड इफ शी हैज नो चिल्ड्रन देन शेयर विल बी 1/4। हमें ये पता है कि सन्स को हमेशा मिलते हैं 2 हिस्से और डॉटर को मिलता है 1 हिस्सा। अगर केस सिनेरियो उल्टा हो जाए, मतलब हस्बैंड की जगह वाइफ की डेथ हो जाए और वाइफ की कुछ प्रॉपर्टी रहती हो, तो उस केस सिनेरियो में क्या होता है कि हस्बैंड को मिलता है 1/4 अगर उसके बच्चे हैं, और अगर उसके बच्चे नहीं हैं तो उसको मिलता है 1/2। अगर हस्बैंड या वाइफ किसी के कोई भी पेरेंट्स हैं मौजूद
तो पेरेंट्स को हमेशा मिलता है हिस्सा 1/6 ही हिस्सा मिलता होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एरिया रिलेटेड फार्मूलाज। ऑल्दो ये थोड़े ज्यादा हैं, मगर इसमें आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाने की भी जरूरत नहीं है। बेसिक फार्मूलाज हम ध्यान में रख लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, शेप से याद कर लें कि स्क्वायर हमारे पास 4 इक्वल साइड्स होती हैं, तो 4 इंटू लेंथ करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर निकल आएगा। पेरीमीटर एक्चुअली क्या होता है आपका, पेरीमीटर जितनी साइड्स होती हैं उनको प्लस किया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास 4 ही साइड हैं और इक्वल साइड है, इसलिए स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर सेम होता है। जबकि आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल की शेप है वो इस तरीके से होती है, जिसमें हमारे पास ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो जब आप लेंथ इनटू ब्रेड्थ करते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाता है। और अगर आपने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो आपने तमाम साइड्स को प्लस कर दें। देखिए यहां पर 2 लेंथ बनेंगी और 2 ही आपके पास विड्थ बनेंगी, तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर ये फार्मूला नहीं याद होता तो आप सिंपली पेरीमीटर जब निकालना हो तो तमाम साइड्स को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात है, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल की, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है हमारे पास। इसका फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। जब भी हमने ट्रायंगल का निकालना होता है, एक्चुअली हमें ट्रायंगल को, ये इसकी बेस होती है और ये दरमियान में इसकी हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, एक्चुअली जब हम इसको हाइट करते हैं तो ये 2 हिस्सों में बन जाते हैं, इसलिए हम 1/2 साथ लगाते हैं। और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तीनों साइड्स को आपस में आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। सर्कल की बात है, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल है, इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर मतलब रेडियस। और अगर इसका पैरामीटर निकालेंगे तो पैरामीटर में हमारे पास ये अंदर वाला फुल आ जाएगा पाई डी, डी फॉर डायामीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है कि आपकी जो बाउंड्री है इसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला आपका है 2 पाई आर। अगर इन केस कहीं पर वो आपको पाई की वैल्यू नहीं देता या पाई की वैल्यू पूछ भी सकता है, तो हमें ये पता है कि पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 इन डेसिमल फॉर्म और 22.7 इन। उसके बाद आता है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला। अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की शेप का होता है हमारे पास, इस शेप का होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर फिगर के थ्रू फार्मूला याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। अब यहाँ देखिए सिलेंडर की तो हाइट होती है और ऊपर नीचे उसके क्या सर्कल है। सर्कल की बाउंड्री है तो हमारे पास क्या आ गया, 2 पाई आर। एच हाइट, ये हाइट है और यहाँ इसका क्या है, रेडियस, तो एच प्लस आर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा। जब हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। एक और बात, जब भी हमारे पास जो एरिया है, एरिया का यूनिट हमेशा इन स्क्वायर फॉर्म होता है, या मीटर स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाटएवर, आपके पास हमेशा इन स्क्वायर फॉर्म होगा। और जो वॉल्यूम का यूनिट होगा वो आपके पास हमेशा इन क्यूब फॉर्म होगा, क्योंकि इसमें 3 फैक्टर्स आते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। उसके बाद एक और फार्मूला हम लोग यूज करते होते हैं, पाइथागोरस फार्मूला कहते हैं, जो कि हम राइट एंगल ट्रायंगल पे लगाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी एक साइड 90 के इक्वल होती है। उसका फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास कुछ सेंटर ट्रायंगल के फार्मूलाज हैं। एवरेज मीन फार्मूला, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
उसके बाद हमारे पास मीडियन आता है। मीडियन में दो केसेस बनते हैं, एक ऑड नंबर का और एक इवन नंबर का। अगर तो हमारे पास ऑड नंबर है तो उसमें जो मिडिल वाला नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, मीडियन। जैसे ये लिख रही हूं तो इसमें जो 2 है वो क्या है, मीडियन होगा। दूसरी बात, जब भी आपने मीडियन निकालना है आपने डाटा को अरेंज कर लेना है। अरेंज से मेरी मुराद ये है, या तो इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। उससे ये होता है कि जब वो तरतीब लगा दोगे आप नंबर्स को तो हमें आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा कि मिड में नंबर कौन सा आता है। और अगर हमारे पास जो नंबर्स की तादाद है वो इन इवन नंबर्स फॉर्म में है तो हमने क्या करना है, जैसे ये अगर 4 नंबर होते हैं तो मिड वाले 2 नंबर्स को उसका आपने मीन निकाल लेना है। 2 + 3 डिवाइड बाय 2, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है मॉड। मॉड क्या होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर नंबर इन डाटा। जो नंबर बहुत ज्यादा आए किसी भी डाटा के अंदर उसको हम लोग मॉड बोलते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक डाटा में एक से ज्यादा भी मॉड हो सकते हैं, और ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी भी डाटा में कोई मॉड ना हो, नील भी आंसर हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है रेंज। रेंज होती है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। आपने डाटा के अंदर देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। जो आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी उसको पुट करेंगे तो हमारे पास रेंज निकल आएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है, क्या कोई रिलेशनशिप है मीन, मीडियन और मॉड का? जी, उसका फार्मूला हमारे पास होता है मॉड, इसको आप याद कर लो, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसमें आपको वो जो भी फाइंड आउट करने को कहेगा तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये हमारे पास रिलेशनशिप का फार्मूला है मीन, मीडियन, मॉड का। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट रेट का फार्मूला है I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी। P हमारे पास होती है प्रिंसिपल अमाउंट, R होता है रेट, T होता है टाइम, और I होता है हमारे पास प्रॉफिट, इंटरेस्ट या मार्कअप, कुछ भी कह सकते हैं। वो अगर आपको इनमें से कोई एक वैल्यू दे, 2-3 वैल्यूज दे दे और कुछ एक फाइंड आउट करने को कहें तो आप इस फार्मूले के तहत उसको फाइंड आउट कर सकते हो। देन हमारे पास आती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमारे पास, हम हमेशा ये लेट्स सपोज करते हैं परसेंटेज की तरह, जिस तरह हम लोग परसेंटेज में हाईएस्ट लेते हैं 100, इसमें हमने प्रोबेबिलिटी लेनी है आपके पास हाईएस्ट कितनी होगी, 1। और प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो भी हमेशा हमेशा 0 से 1 के दरमियान ही होती है। ये लास्ट टाइम एमसीक्यूज भी आया था आपका एमपीटी में 2022 में। प्रोबेबिलिटी की रेंज हमेशा 0 से 1 होती है और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 लेते हैं। आपने अगर किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो हम उसको जो प्रोबेबिलिटी दी हुई होगी और टोटल में से उसको माइनस करते हैं। और अगर वो आपसे वो प्रोबेबिलिटी पूछ ले जो उसने नहीं दी हुई तो आप क्या करोगे, जो दी हुई प्रोबेबिलिटी होगी, जो इवेंट हो रहा होगा, हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल कर 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास उस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमारे पास कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है ज्योमेट्री से मुताल्लिक। अब टाइप्स ऑफ कुछ ट्राइंगल्स हैं। ट्राइंगल्स की टाइप्स बनती हैं, 3 टाइप्स बनती हैं साइड्स के बाद विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स, और 3 टाइप्स बनती हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स। अगर हम साइड पे आए, अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर किसी ट्राइंगल की हमारे पास
दो साइड्स इक्वल हैं उसको कहते हैं आइसोलेटेड ट्रायंगल। और अगर हमारे पास किसी भी ट्रायंगल की कोई साइड इक्वल नहीं है तो उसे कहते हैं सेकलिन ट्रायंगल। विद रिस्पेक्ट टू अगर एंगल्स की बात करें तो हमारे पास जो इक्वेटर ट्रायंगल होता है उसकी तमाम साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, एंगल्स इक्वल होते हैं, वो एंगल्स होते हैं 90 डिग्री। फिर एक एंगल की टाइप आती है हमारे पास एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल जिसमें हमारे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम का होता है। तो तीनों एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से कम के होते हैं, मींस 45, 35, 15 व्हाटसोएवर इट इज, ठीक है, 90 से कम के। राइट ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 का बने उसको कहते हैं राइट ट्रायंगल। फिर हमारे पास आते हैं एक और टाइप है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, जिसमें कोई एक एंगल जो है उसकी वैल्यू 90 से ज्यादा हो, उसको कहते हैं एक्यूट ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब यहीं पर ही मैं एक बात एक और बताती चलूं, सम ऑफ ट्रायंगल्स हमेशा सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं हमेशा 180 डिग्री के। जो 90 डिग्री है इसको हम लोग मैथ की जुबान में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं, और जो 180 एंगल है इसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल या स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ टाइप आती है पॉलीगॉन की। पॉलीगॉन उस शेप को कहते हैं जिसमें 3 या 3 से ज्यादा साइड्स हो, उसको कहते हैं पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन अगर 3 साइड्स हैं उसको कहते हैं ट्रायंगल। अगर उसकी 4 साइड्स हैं, वो 4 साइड कुछ भी हो सकती हैं, इधर पैरेललोग्राम, इधर रेक्टेंगल, इधर स्क्वायर, उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। और अगर उसकी 5 साइड्स हैं उसको हम कहते हैं पेंटागन। और अगर उसकी 6 साइड्स हैं उसको कहते हैं हेक्सागन। अगर उसकी 7 साइड्स हैं उसको कहते हैं हम हेप्टागन। सिमिलरली फॉर 8 साइड्स ऑक्टागन, 9 नोनागन, 10 डेकागन, 11 हेंडेकागन एंड 12 डोडेकागन। फिर कुछ हमारे पास एक टर्म्स हैं सर्कल से रिलेटेड। सर्कल हमें पता है सर्कल है ये, अगर तो आपके पास सर्कल का ये होता है सेंटर पॉइंट, सेंटर से अगर हाफ डिस्टेंस हो उसको कहते हैं रेडियस, अगर वो फुल डिस्टेंस हो तो उसको कहते हैं डायामीटर। जब भी आपके पास कोई भी लाइन सर्कल के 2 पॉइंट टच करती है उसको बोलते हैं कॉर्ड। डायामीटर भी हमारे पास कॉर्ड ही होता है, और जो डायमीटर स्पेसिफिकेशन ये है कि ये हमारे पास लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, पास पेपर में भी आया हुआ है कॉर्ड ही, बट लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। ये कॉर्ड एक लाइन है जो 2 पॉइंट्स को टच कर रही है। उसके बाद अगर आप सर्कल का कोई भी एक हिस्सा यहां से ले लें, ये वाला कुछ भी ले लें, इसको बोलते हैं आर्क। और अगर सर्कल की आप पूरी बाउंड्री ले लो उसको बोलते हैं हम सर्कमफ्रेंस। अब हमारे पास अगर सर्कल के बाहर की साइड से कोई भी लाइन पास कर रही है किसी भी पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। अब इसके बाद एक और बात ये, अगर आप सर्कल को इरेगुलर तरीके से कट करें, मतलब यहां से कर दे, इधर से कर दे, कहीं से भी कट, ये जो इरेगुलर पैटर्न से जो कट होगा ना इसको हम बोलेंगे। लेकिन अगर हम इसको तरतीब से कट करें, तरतीब से कट से मुराद ये है अगर हम इसको सेंटर पॉइंट से कट करें 2 हिस्सों में होते हैं सेक्टर।